हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो अभी हम लोग क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 15 कर रहे थे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, तो वीडियोज़ की लिस्ट में जाकर वहाँ से आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट पार्ट्स पे आप वहीं से प्लेलिस्ट में से जाकर देख पाएंगे। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह से भारत में वाइट रेवोल्यूशन आया, या फिर किस तरह से भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से हम एक फिक्स्ड जगह पे ही खेती करते हुए हमने अपने देश में दूध का उत्पादन भी बढ़ाया और अनाज का उत्पादन भी बढ़ाया। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो अनाज है, जब भारत में अनाज उगता है तो मेनली ये इसके लिए क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले होता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, मतलब हमारे देश में जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, मतलब सबसे बढ़िया किस्म के बीज चुने जाएं और उन्हें उगाया जाए। नंबर 2 है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, मतलब जिस तरह से भोजन को उगाया जाता है, या जिस तरह से फसलों को उगाया जाता है, वो चीज़ों को भी बढ़िया किया जाना चाहिए, बेटर किया जाना चाहिए। और थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, मतलब जब फसल कट जाती है तो उसके बाद उसको अच्छे से भंडार किया जाए, उसको अच्छे से संभाला जाए, ताकि हम उसे लंबे समय तक प्रयोग में ला सकें। तो चलिए आज हम इन तीनों को डिटेल में करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 15.1.1 क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। मतलब जो हमारी क्रॉप्स है, जब हम उन्हें उगाते हैं तो उनके बीजों को सही मात्रा में, सही तरह के बीज कलेक्ट करके उगाना। तो देखिए, दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड, मतलब यहाँ पे ये जो अप्रोच है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको अच्छी फसल के लिए, या फसल का अच्छा झाड़, अच्छी मात्रा में फसल लेने के लिए आपको सही और बढ़िया किस्म के बीज ढूंढने हैं। वैरायटीज़ और strains of crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yields। मतलब जो बीज हैं वो एक तरह से अच्छी किस्म के चुने जाते हैं, या फिर क्रॉस ब्रीडिंग, मतलब इस तरह के बीज पैदा किए जाते हैं वो जो बीज किसी बीमारी को, मतलब बीमारियों से अपने आप को दूर रख पाएँ, और जो फर्टिलाइज़र्स या जो जब उनमें उर्वरक डाले जाते हैं तो वो अच्छे से उनको सोख ले। प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब जो फसल है, जो अनाज या फसल उगती है उसका दाना बढ़िया हो, अच्छी क्वालिटी का हो। एंड हाई यील्ड्स, और इसके अलावा यील्ड का मतलब है ज़्यादा मात्रा में उत्पादन, मतलब हमारी जो फसल हमने उगाई हो उससे हमें ज़्यादा मात्रा में झाड़ मिले, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन मिले। सो वन वे of incorporating desirable characters into a crop varieties is by hybridization, मतलब अपनी मर्जी के गुण जब हम किसी फसल में डालते हैं, यानी जब हम किसी फसल को उगाने के लिए हम उसमें वो गुण डालते हैं, वो गुण पैदा करते हैं जो कि हमारी मर्जी के हो, जो हमें फ़ायदा देने वाले हो, इस तरह की प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब इसे ध्यान से देखिए। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग करना दो ऐसे प्लांट्स जो आपस में विपरीत गुणों के हो, उनके गुणों को मिक्स करना। दिस इज़ व्हाट वी कॉल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब साइंटिफिक तरीके से दो अलग तरह की फसलों के गुणों को मिक्स करके एक नई फसल उगाना, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दिस क्रॉसिंग में भी इंटरवेराइटल, मतलब ये जो क्रॉसिंग होती है ये इंटरवेराइटल, मतलब दो अलग तरह की किस्मों के बीच में भी हो सकती है। इंटर स्पेसिफिक, मतलब दो अलग अलग तरह की सेम जीनियस, मतलब सेम जीन्स, मतलब दो सेम तरह के दो अलग अलग जंतुओं के बीच में भी हो सकती है। इंटर जेनरिक, मतलब दो अलग तरह के जीवों के बीच में भी हो सकती है।
Another way of improving the crop is by producing a gene that would provide a desired characteristics. इसके अलावा इम्प्रूवमेंट जो है क्रॉप की वो इस तरह से भी हो सकती है कि हम उसमें एक इस तरह का जीन चला दें या वो जीन चला दें जिससे कि हमारी मर्ज़ी की गुण हमें उसमें मिल पाए. दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. और इस तरह से उगने वाली जो फसलें होती हैं उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहा जाता है. मतलब आज के ज़माने में जैसे या तो हम दो फसलों के गुण मिला लेते हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग से नई फसल पैदा करते हैं, या फिर हम कोई ऐसा जीन फसलों की किस्म में पैदा करते हैं, एक तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं या एक ऐसा जीन उनमें डाल देते हैं जिसकी वजह से कि वो हमारे मन चाहे गुणों को लेकर फसल पैदा होती है. तो इस तरह की जो फसलें होती हैं उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहा जाता है. आपकी जानकारी के लिए जो आजकल हम फसलें खाते हैं ये सभी फसलें जेनेटिक, जो भी हम गेहूँ खाते हैं, अनाज खाते हैं, ये सब्जियां खाते हैं, ये सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें ही होती हैं. न्यू वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड, इट इज़ नेसेसरी दैट वैरायटी produces high yield under different conditions that are found in different areas. मतलब अगर हमें नई किस्में लोगों को पसंद आए तो उन लोगों या नई किस्में लोगों को पसंद करवाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो नई किस्म है या जो नई तरह की फसल है वो सबसे पहले तो अच्छा झाड़ दे, मतलब अच्छी मात्रा में उसमें फसल उगने वाली हो. और इसके अलावा वो अलग देश के अलग अलग मौसमों में या अलग अलग जगह की परिस्थितियों में अच्छे से संभल पाए. फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी. मतलब जो किसान हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको किसी खास किस्म के सबसे बढ़िया बीज दिए जाएं. दैट इज़ द सीड्स शुड that is the seeds should all be of the same variety and germinate under the same condition. मतलब उन्हें एक ही तरह के बीज दिए जाएं और वो एक ही तरह के मौसम में उगने के लायक हों. Cultivation practices and crop yield are related to weather, soil quality and availability of water. मतलब जो खेती बाड़ी है और हमारी जो कोई भी उगाई हुई फसल है वो कितना झाड़ देगी, मतलब वहाँ से कितनी मात्रा में फसल उगेगी, ये डिपेंड करता है मौसम पे, हमारी जो मिट्टी है खेत की उसकी किस्म पे और कितना पानी अवेलेबल है इस पे. सिंस वेदर कंडीशंस सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन आर अनप्रेडिक्टेबल. मतलब जैसे कि मौसम है, मौसम की कंडीशंस हैं, जैसे कि कब सूखा पड़ेगा या कब जिसे बोलते हैं फ्लड आ जाएंगे, तो ये सब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. वैराइटीज़ दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूज़फुल. मतलब अलग अलग तरह की किस्में जो कि अलग तरह के मौसमों में उगाई जा सके वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं. सिमिलरली वैराइटीज़ टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैज़ बीन डेवलप्ड. मतलब ऐसी भी फसल की किस्में उगा ली हैं जो कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमक या सैलिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा नमक या और लवणों की मात्रा को भी बर्दाश्त कर सकती हैं. सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच ए वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन आर. मतलब द रीजंस, वो कारण जिसकी वजह से जो वैरायटी में इम्प्रूवमेंट है वो हम करते हैं, फसलों की अलग अलग कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं, उसका रीज़न ये है. नंबर 1 हायर यील्ड. मतलब हम ऐसा क्यों करते हैं, फसलों की जो किस्में उनमें उनको और अच्छा या बेहतर क्यों बनाते हैं. नंबर 1 है हायर यील्ड, मतलब उनसे ज़्यादा मात्रा में फसल उगाई जा सके. टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़. मतलब पर एकड़ के हिसाब से जो फसल है उसकी जो उगे उसका जो झाड़ है या जो फिर जो उसकी मात्रा है उगने की वो बढ़ाई जा सके. नंबर 2 इम्प्रूव्ड क्वालिटी. मतलब अच्छी मात्रा या अच्छी तरह की फसल होना. क्वालिटी कंसिड्रेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. मतलब हर तरह की जो फसल से फसल पे ये डिपेंड करता है कि हमें उसमें से किस तरह की गुण चाहिए. बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन वीट. जैसे जो हमारी ये है जो हमारी गेहूँ है उसमें हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी जो बेकिंग क्वालिटी मीन्स वो पककर कैसी दिखती है,
प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, इस तरह से जो दालें हैं उनमें प्रोटीन किस मात्रा में है। ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स, और जो हमारे बीज हैं, जो हमारे तेलों के बीज हैं, जो तेल के बीज हैं उसमें तेल किस तरह का उगता, कि तेल किस तरह का है। एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ फूड, इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं वो कितनी देर तक तोड़ने के बाद रखे जा सकते हैं, या सब्जियां तोड़ने के बाद कितनी देर तक रखे जा सकते हैं। ये सब वो गुण हैं जो कि फसल में होने चाहिए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम उसे और बेहतर बनाते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, क्रॉप प्रोडक्शन, इसके अलावा है बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब अलग तरह के कुदरती और गैर कुदरती चीज़ों को बर्दाश्त करना। क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अब जो हमारी फसल की मात्रा है वो डिपेंड करती है, या वो कम हो सकती है फसल का झाड़, क्योंकि ड्यू टू बायोटिक रीजंस, मतलब कुदरती रीजंस। जैसे बायोटिक रीजंस हुए हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे है ड्रॉट, मतलब अकाल होना। सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, मतलब पानी इकट्ठा हो जाना, ये जमा हो जाना। जो बायोटिक डिजीज, बायोटिक है मतलब कुदरती हैं, वो है डिजीजेज मतलब बीमारियाँ। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, या नेमाटोड्स मतलब अलग तरह के जो ज़मीन से उगने वाले कीड़े हैं उनका हमला होना। एंड अबायोटिक रीजंस कौन से हैं, जैसे कि ड्रॉट मतलब अकाल आना। सैलिनिटी मतलब जो मिट्टी है उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाना। वाटर लॉगिंग पानी का जमा हो जाना। हीट गर्मी ज़्यादा होना, कोल्ड ज़्यादा सर्दी, और फ्रॉस्ट मतलब ज़्यादा धुंध पड़ जाना। दीज आर द स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये वो कंडीशंस हैं, ये वो अलग अलग तरीके हैं जो कि हमारी जो फसल है उसके उत्पादन को असर डालते हैं। वैराइटीज रेजिस्टेंट टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसलों की ऐसी किस्में जो कि इन सब चीज़ों को आसानी से बर्दाश्त कर पाएँ, वही हमें अच्छी मात्रा में फसल दे सकती हैं। Change in maturity duration, the shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety। मतलब जो फसल है जितना उसका उगने से बड़े होने का या उसके कटाई का समय जितना कम होगा तो वो उतनी ही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर्स टू ग्लो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप इन ए ईयर। इस तरह की जो कम समय रहता है, मतलब जो फसल जल्दी या कम समय में तैयार हो जाती है, इसकी वजह से जो किसान है वो कई तरह की फसलें एक साल में उगा पाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि जो फसल है वो अगर जल्दी या जल्द समय में कम समय में तैयार हो जाती है तो इसकी वजह से जो फसल है उसको उगाने की लागत भी, उसको उगाने की कीमत भी कम हो जाती है। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी एंड reduces the losses during harvesting। जो यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मतलब एक ही समय पे जब फसल कम समय में तैयार हो जाती है तो इसकी वजह से जो फसल जो है अगर एक ही तरह से बड़ी होती है तो इसकी वजह से उसकी कटाई भी आसान रहती है, और कटाई के समय में जो फसलों की का नुकसान है वो भी कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर फसल एक ही साइज़ में बड़ी है तो जब हम उसे ऊपर से हार्वेस्टर या थ्रेशर से काट कर ले जाएंगे तो वो सेम मात्रा में जो फसल है वो कट के तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर फसल जो है वो कहीं से ज़्यादा बड़ी है, कहीं से थोड़ी कम उसका साइज़ है, मतलब वो कम बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, जब हम ऊपर से कटिंग करेंगे तो जो छोटे प्लांट्स हैं उनकी फसल जो है वो तैयार भी नहीं होगी और उसकी कटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से जो किसान है उन्हें नुकसान होता है। अब इसके बाद है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। डेवलपिंग वैरायटी ऑफ वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। वन वैरायटी देन कैन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट एरियाज। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब अलग अलग जगह को अलग अलग समय में अपने आप को उगाने की क्षमता। मतलब जो हमारी फसल है अगर हम उसमें वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब उसको हर तरह के मौसम में उगने की उसमें हम कैपेबिलिटीज़ पैदा करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि जो वो फसल है वो अलग अलग मौसमों में अलग अलग जगह पे भी उग पाएगी। तो एक ही किस्म को हम अलग तरह के मौसमों में या अलग जगह पे आसानी से उगा पाएंगे। इसके बाद है डिज़ायरेबल
एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स, मतलब हमारी मर्ज़ी के हिसाब से उनमें जो है अलग तरह के गुण होना। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉडर क्रॉप्स, मतलब जो चारे की फसलें हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है या उनके लिए अच्छा माना जाता है कि वो बहुत लंबी जाएं और इसके अलावा उनकी बहुत सारी टहनियाँ निकलें। ड्वार्फनेस इज़ डिज़ायर्ड इन सीरियल्स, अनाज की जो फसल है उसमें ये उम्मीद की जाती है या ये आशा की जाती है कि वो छोटे निकलें, कि उनके पौधे छोटे हों। इसके अलावा सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये जो फसलें हैं इनसे ये कम पोषक तत्व सोखें। दस डेवलपिंग द वैरायटी ऑफ डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक्स कैरेक्टर्स हेल्प इन गिविंग हाई प्रोडक्टिविटी। तो इसका मतलब है कि जब हम फसलों में अपनी हिसाब के गुण डालते हैं तो उसकी वजह से जो फसलें हैं उनमें प्रोडक्शन या उनकी जो झाड़ देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब सेकंड हमारे पास आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब फसलों को किस तरह से उगाया जाए इस बात को ध्यान से संभालना। इन इंडिया as in many other agricultural based countries, farming ranges from small to very large farms, जैसे कि भारत में भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि खेती प्रधान देशों में होता है, जो हमारी खेती है, जो हमारे खेत हैं वो छोटे साइज़ के भी होते हैं और बहुत बहुत बड़े भी होते हैं। डिफरेंट फार्मर्स डज हैव मोर और लेस लैंड, इसके मतलब जो अलग अलग तरह के किसान हैं तो किसी के पास कम ज़मीन है और किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। मनी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज़, इसके अलावा किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी के पास बहुत कम पैसा है, या फिर किसी के पास अलग अलग तरह की फसलें उगाने की बहुत सारी तकनीकी जानकारी है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। इन शॉर्ट, इट इज़ द मनी और द फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउ अ फार्मर टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब अगर हम मेनली देखें तो ये एक किसान के पास कितना पैसा है या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यही ये जो है मेनली यही निर्धारित करता है कि वो जो किसान है वो किस तरह की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब वो किस किस तरह से अलग अलग फसलें उगाएगा या फिर वो किस तरह की जो अलग अलग तकनीकी चीज़ें हैं या अलग अलग औजार हैं उनको प्रयोग करेगा अपनी फसल उगाने में। सो देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स, मतलब अगर हायर इनपुट्स यानी अगर उसकी मेहनत ज़्यादा होगी तो उसकी फसलें भी ज़्यादा होगी। कोरिलेशन मीन्स उनमें सीधा संबंध है। अगर उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो अच्छी वैरायटी के बीज लेगा और उन्हें अच्छे से उगाएगा। सो द फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी और इनपुट डिसाइड द क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, मतलब जो फार्मर है उसके पास कितना पैसा है यही ये निर्धारित करता है कि वो कितनी फसलें उगाएगा एक साल में, और इसके अलावा वो किस तरह की फसलों का उत्पादन करने की तकनीकों को वो अपनाएगा। देयरफॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस therefore the production practices कैन बी एट डिफरेंट लेवल, मतलब जो हमारी खेती उत्पादन करने की अलग अलग तकनीकें हैं वो अलग तरह की हो सकती हैं। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब ये बिना खर्चे की हो सकती है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, या फिर उत्पादन जो है कम खर्चे पे हो सकता है। एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा खर्चे पे होने वाली उत्पादन की प्रैक्टिस भी हो सकती है। मतलब अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं किसान के पास तो वो ज़्यादा पैसे लगाकर ज़्यादा उत्पादन ले सकता है, अगर उसके पास कम पैसे हैं तो वो कम पैसे लगाकर उत्पादन ले सकता है, या फिर वो बिना खर्चे के भी अलग तरीक़ों से या ट्रेडिशनल तरीक़ों से उत्पादन कर सकता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जो फसलें हैं प्रोडक्शन हम फसलों को उगाते हुए उसमें फसलों में जो पोषण है उसको किस तरह से संभालेंगे ये देखेंगे। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट ग्रोथ एंड वेलबींग, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, जैसे कि हमें मतलब इंसानों को अपनी बढ़ोतरी के लिए अपनी सेहत के लिए खाने की ज़रूरत है, इसी तरह से जो पौधे हैं उन्हें भी अपने बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर वाटर एंड सॉइल, और ये जो पोषक तत्व हैं ये पौधों को हवा,
मिट्टी और पानी से मिलते हैं। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कितने पोषक तत्व हैं जो कि एक पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए। 16 मतलब 16। एयर सप्लाईज कार्बन एंड ऑक्सीजन। जो हवा है वो कार्बन और ऑक्सीजन देती है। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। हाइड्रोजन पानी से मिलता है। एंड सॉइल सप्लाईज अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। और इसके अलावा जो मिट्टी है वो 13 न्यूट्रिएंट्स देती है। अमंग्स दीज 13 न्यूट्रिएंट्स, अब इन 13 न्यूट्रिएंट्स में से 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। इनमें से जो 6 हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं। देयरफॉर आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द अदर 7 न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। और जो बाकी के बचे हुए 7 न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधों के द्वारा छोटी मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये जो पैराग्राफ है आपको अच्छे से याद करना चाहिए। अब इसके बाद है हमारे पास deficiency of these nutrients affect the physiological process in the plants and include reproduction, growth and susceptibility to diseases। मतलब अगर इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसकी वजह से जो प्लांट्स है उनकी आगे अपने आप को दोबारा पैदा करने की क्षमता, उनकी बढ़ोतरी या फिर उनकी जो अलग तरह की बीमारियां हैं सबको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी पे असर पड़ता है। टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब अगर आपको झाड़ की मात्रा बढ़ानी है, अगर आपको फसल के उत्पादन की मात्रा बढ़ानी है तो उस केस में आपको मिट्टी में ये सारी तरह के उर्वरक और खादें डालनी चाहिए ताकि जो मिट्टी है वो इन पोषक तत्वों में अच्छे से पूरी हो। अब इसके बाद आता है मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद, जो कि हम मिट्टी में डालते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छे से उगे। मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। मतलब जो खाद होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कुदरती रूप में मिलने वाला सामान होता है और इसके अलावा वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व भी देती है। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। जो मैन्योर है, जो खाद है, वो हम बनाते हैं एनिमल एक्सक्रीटा मतलब जो जानवरों का गोबर है वो, और प्लांट वेस्ट जो गले सड़े पौधे रहते हैं इन सबको मिक्स करके गलाकर जो है हम खाद बनाते हैं। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। जो खाद है ये मिट्टी में अलग तरह के पोषक तत्व बढ़ाती है एंड द ऑर्गेनिक मैटर, और उसमें कुदरती चीज़ें डालती है एंड इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। और इसकी वजह से जो मिट्टी होती है उसकी सॉइल फर्टिलिटी मतलब उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो खाद है वो डालते हैं मिट्टी में तो उसकी वजह से जो मिट्टी है उसके गुण बढ़ जाते हैं, मतलब उसके गुणों में बढ़ोतरी होती है। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स। और इसकी वजह से जो रेतली मिट्टी होती है, जो रेत वाली मिट्टी होती है उसमें पानी में अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाद डालते हैं तो उसकी वजह से उसमें पानी को सोखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इन क्लेई सॉइल्स द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। लेकिन वहीं अगर जो चिकनी मिट्टी होती है अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं तो ये जो खाद है उसमें मिट्टी में से एक्सेस पानी या मिट्टी में से एक्स्ट्रा पानी को निकलने में सहायता करती है एंड अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। और चिकनी मिट्टी में जैसे पानी खड़ा हो जाता है तो उसमें खूब सारी खाद मिलाने से उसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता। तो इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल। अगर हम जब खाद यूज़ करते हैं तो इसमें बायोलॉजिकल मतलब कुदरती तौर पे जो बेकार पड़ा सामान है हम उसको यूज़ करते हैं, विच इज़ एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग
आर इन्वायरमेंट फ्रॉम द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। और इसकी वजह से ये हमारे वातावरण के लिए भी सहायता होती है, क्योंकि हम एक्सेसिव यूज़ मतलब ज़्यादा मात्रा में जो गैर कुदरती फर्टिलाइज़र्स या उर्वरक हैं उनको नहीं प्रयोग में लाते। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज़ ऑल्सो अ की ऑफ रिसाइकलिंग द फार्म वेस्ट। अगर हम कुदरती तौर पे जो वेस्ट मटेरियल, जो कुदरती तौर पे जो बेकार चीज़ें हैं उनको जब हम प्रयोग में लाते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे फार्म वेस्ट मतलब जो हमारी खेती बाड़ी का बेकार सामान है या खेती बाड़ी का वेस्ट है उसको भी हम रिसाइकल कर पाते हैं। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज। अगर हम कुदरती तौर पे जो प्रयोग होने वाला सामान है उसके बेस पे देखें तो जो हमारा मैन्योर है, जो खाद है, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। पहला है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और दूसरा है ग्रीन मैन्योर। इसके अलावा हरा चारा या हरी खाद। पहला है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। अब ये क्या है? द प्रोसेस इन विच द फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वेस्ट, वीड्स इज डिकम्पोज्ड इन अ पिट्स इज नोन एज कंपोस्टिंग। मतलब कंपोस्ट का मतलब है ऐसी प्रक्रिया, ऐसा तरीका जिसमें हम जो जानवरों का गोबर है वो सब्जियों के गले से छिड़के, एनिमल रिफ्यूज़ मतलब अगर जो जानवर मर जाते हैं तो उनका जो चमड़ी वगैरह रहती है, डोमेस्टिक वेस्ट घर का जो कूड़ा है, सीवेज वेस्ट जो सीवरेज की गंदगी रहती है वो, स्ट्रॉ इरेडिकेटेड वीड्स जब हम स्ट्रॉ मतलब जब हम फसल उगा लेते हैं और उसकी कटाई के बाद जो उसके पौधे बचते हैं उनको कहते हैं स्ट्रॉ। इरेडिकेटेड वीड्स मतलब वो अनचाहे पौधे जिनको हम निकाल देते हैं वो। ये सब चीज़ें जब हम इन्हें एक बड़े खड्डे में डालकर मिट्टी से दबा देते हैं गलने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। द कंपोस्ट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यही जो कंपोस्ट है ये ऑर्गेनिक मैटर मतलब कुदरती तौर पे जो खाद मिट्टी होती है इसमें वो भरपूर होती है और बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भी होते हैं। कंपोस्ट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू हेस्टन द कंपोस्ट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स। मतलब जो ये कंपोस्ट है इसको हम अर्थवॉर्म जो होते हैं उनको प्रयोग करके भी बनाते हैं, टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। और अर्थवॉर्म हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि जो उसमें हमने गले सड़े पौधे डाले हैं या जो गले सड़े जानवर हैं मरे हुए पड़े हैं वो जल्दी से गल जाएं। दिस इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। मतलब इसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट मीन्स जब हम उसमें खुद से अर्थवॉर्म्स डालते हैं ताकि वो जल्दी से चीज़ों को सड़ा दें, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट मतलब जो वर्म्स के साथ होता है। अब दूसरी है ग्रीन मैन्योर मतलब हरा चारा। Prior to sowing of the crop seed, some plants like sun hemp and guar are grown and then mulched by plowing them into the soil। मतलब जब हमें फसल उगानी होती है तो उसको उगाने से पहले कुछ पौधे जैसे कि ग्वार इस तरह की फसलें उसमें उग जाती हैं या उगा ली जाती हैं, और इसके बाद जब हम उसमें हल चलाते हैं तो इन फसलों को सीधा ही उसमें मतलब एक तरह से उनको निकाल कर सीधा ही मिट्टी में दबा दिया जाता है। सो दीज ग्रीन प्लांट्स दस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर। और यही जो हरे पौधे हैं जिनको हम सीधा ही मिट्टी में दबा देते हैं ये हरा चारा बनते हैं या ये हरी खाद बनते हैं, विच हेल्प इन एनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन। इसकी वजह से जो फसल है मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है एंड फॉस्फोरस, और उसमें फॉस्फोरस की मात्रा भी बढ़ती है। तो आज के लेक्चर में अभी इतना